नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च के रिलेटेड है। तो आपको पता ही होगा कि पेपर 1 में भी रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में भी रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहाँ पर साइकोलॉजी के रिलेटेड भी पेपर 2 का रिसर्च यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिटेल्स में पढ़ने होते हैं, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसके लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। अभी का जो टॉपिक है वो हमारा पेपर 1 के रिलेटेड यहाँ पर लिया हुआ है। तो जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है वो कंफ्यूज ना होना कि इतनी शॉर्ट में हमें ऐसे समझा दिया, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके लिए हमें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है शोध के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के जो टाइप है उन टाइप्स के बारे में हम देख रहे हैं 2-3 दिन से। तो सबसे पहले हमने उद्देश्य के आधार पर उनके टाइप्स देखे थे, उसके बाद हमने देखे थे समय की दृष्टि के आधार पर देखे थे, और उसके बाद हमने देखे थे जो चर होते हैं उन चरों के नियंत्रण की दृष्टि से हमने रिसर्च के टाइप्स देखे थे। आज हम रिसर्च के टाइप्स देखने वाले हैं, वो है प्रयोजक की दृष्टि से। ओके, तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से प्रयोजक की दृष्टि से शोध के प्रकार पढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं, और उसके बाद हम देखने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो रिसर्च होता है अलग से होता है, तो उन पर उनके आधार उनको भी हम देखने वाले हैं। ओके, इनके साथ साथ मैंने उन रिसर्च को भी यहाँ पर ले लिया है। तो दोस्तों, चलिए टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। और इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रयोजक की दृष्टि से शोध के प्रकार हैं, यानी कि जो प्रयोजक होता है, जो रिसर्चर होता है, उसकी दृष्टि से यहाँ पर शोध के प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार पढ़ते हैं, व्यक्तिगत शोध और समूह शोध। व्यक्तिगत शोध को हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसर्च। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे समूह शोध, जिसे हम कहेंगे ग्रुप रिसर्च। तो देखिए इंडिविजुअल रिसर्च और ग्रुप रिसर्च में क्या फ़र्क है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपने व्यक्तिगत वर्ड देखा तो आप यही सोचेंगे कि एक व्यक्ति पर रिसर्च किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। एक व्यक्ति पर जब रिसर्च किया जाता है तो आपने आगे देखा था वो केस स्टडी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होता है, प्रयोजक की दृष्टि से, यहाँ पर ही दिया हुआ है प्रयोजक की दृष्टि से, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो रिसर्चर किस तरीके से रिसर्च करता है, यानी कि देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, यानी कि कोई भी रिसर्चर है वो खुद अकेला ये रिसर्च करता है, उससे हम कहते हैं व्यक्तिगत शोध। जिस तरीके, माने कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि पीएचडी में जो हम रिसर्च करते हैं वो आप अकेले ही करते हो। ओके, आपके साथ कोई और ज्वाइंट होकर आपके दोनों मिलकर रिसर्च नहीं करते। ओके, ग्रुप में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पीएचडी में जो रिसर्च किया जाता है वो इंसान अकेला ही करता है, तो उसे हम किस प्रकार का रिसर्च कहेंगे, उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत शोध कहेंगे। ओके, अब देखते हैं ग्रुप शोध के बारे में, यानी कि समूह शोध के बारे में। तो समूह शोध में अब आपको यहाँ से पता चल ही गया हो, यहाँ पर एक इंसान अकेला ही रिसर्च करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, समूह किसे कहेंगे हम सबसे पहले ये जानेंगे। तो समूह उसे कहेंगे जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग हो, उसे ही हम समूह कहेंगे ना। एक अकेले व्यक्ति को तो हम समूह कहने वाले नहीं है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जहाँ पर मिले वहाँ पर हम ग्रुप कहेंगे या फिर समूह कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर समूह शोध में क्या होता है, ग्रुप में ये किया जाता है, ये जो रिसर्च होता है वो ग्रुप में किया जाता है। अब देखिए किस तरीके से ग्रुप में किया जाता है, तो मान लीजिए किसी चीज़ का आविष्कार करना हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिलकर उस चीज़ का आविष्कार करते हैं। मान लीजिए कोरोना वैक्सीन की जो अभी के रिलेटेड आपने देखा होगा, सभी वीडियो में मैं कोरोना के बारे में एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में अभी हमारे सामने परिस्थिति जो खड़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर उदाहरण लिया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोरोना की जो वैक्सीन ढूंढी जा रही है, तो क्या कोई एक पर्सन खुद अकेला होकर ये वैक्सीन ढूंढ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होकर कोरोना की वैक्सीन को ढूंढने की कोशिश कर
कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा ग्रुप रिसर्च हुआ। ओके, तो इस तरीके से जो भी चीज़ों का आविष्कार होता है, मान लीजिए कि हमें कोई सैटेलाइट बनाना है, तो सैटेलाइट बनाने के लिए कोई एक इंसान अकेला उसमें उस सैटेलाइट को नहीं बनाता है। तो सैटेलाइट बनाने के लिए बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते हैं और सैटेलाइट बनाते हैं। ओके, कुछ मान लीजिए कि हमें अवकाशीय शोध करनी है, तो अवकाशीय शोध में कोई एक पर्सन शोध नहीं करता है, वो स्पेस में जाता है, वहाँ पर जाकर मान लीजिए कि चंद्र पर कोई वातावरण है या नहीं, ओके, वहाँ पर रहने लायक जगह है कि नहीं, उसके बारे में अगर रिसर्च किया जाता है तो कोई एक पर्सन वन पर्सन वहाँ पर नहीं जाएगा, उसके साथ 2 या 3 या 4 लोग वहाँ पर उसके साथ जाएंगे और वो लोग साथ में मिलकर वहाँ पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो इस तरीके का रिसर्च जो होता है उसे क्या कहेंगे, हम ग्रुप रिसर्च कहेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको व्यक्तिगत शोध और समूह शोध के बारे में पता चल गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और टेलीग्राम की जो लिंक है उस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन नहीं कर पाओगी क्योंकि वहाँ पर एडमिन के सिवाय कोई और मैसेज नहीं कर सकता। ओके, टेलीग्राम ग्रुप में आप जो भी क्वेश्चन आपको डालना है वो डाल सकते हो। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमने प्रायोजक के बारे में, तो हमारा वहाँ पर 2 शोध थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये अलग से है नृजातिक शोध। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो इससे आपको थोड़े से ही डिटेल्स में आप समझ जाओगे कि नृजातिक शोध, जिसे हम एथनोमेथोडोग्राफिकल रिसर्च कहा जाता है। ओके, या तो फिर एथनोमेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, तो ये वर्ड अगर आपको जहाँ भी मिल जाए, एथनोमेथोडोग्राफिकल या फिर एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको समझ लेना है वो नृजातिक शोध होता है। ओके, तो देखिए नृजातिक शोध में क्या होता है, यहाँ पर दृश्य प्रपंच शोध होता है। ये देखिए दृश्य प्रपंच शोध, यानी कि आपके आंखों के सामने आपको क्या करना है, आपके आंखों के सामने सारी स्थिति बनी रहती है और उसके आधार पर आप क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, यानी कि डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मानव जातीय शोध, ये जो शोध है नृजातिक शोध है वो मानव पर ही शोध की जाती है, कोई पशु पर नहीं की जाती। ओके, यानी कि ये मानव जातीय शोध है। ओके, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से पॉइंट में से आपको 5-6 कथन दिए होंगे और उसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से लक्षण नृजातीय शोध के हैं, तो आपको इस सारे लक्षणों को याद रखना होगा। ओके, तो देखिए दृश्य प्रपंच शोध है, ये मानव जातीय शोध है, यानी कि मानव पर किया जाने वाला शोध है। ओके, उसके बाद किसी जाति, जनजाति, आदिवासी पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एक जाति ली जाती है और उन जाति पर रिसर्च किया जाता है, और कोई जनजाति होती है तो उस जनजाति पर भी ये रिसर्च किया जाता है। आदिवासी पर ज़्यादा किया जाता है, आदिवासी जो जनजाति है उन पर ज़्यादा ये रिसर्च किया जाता है, क्योंकि उनकी जो संस्कृति होती है, उनकी जो कल्चर होती है वो सब थोड़े से अलग होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं। ओके, तो उन पर ये ज़्यादा रिसर्च किए जाते हैं, आदिवासी पर ज़्यादा ये रिसर्च किया जाता है और उनकी संस्कृति को जानने की कोशिश की जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको नृजातिक शोध में एक बात अच्छे से याद रखनी है, या फिर IMP लिख दीजिए, अपनी नोट बना रहे हैं तो आप IMP लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए किसी जाति पर अगर आपको पूछा जाए कि किसी जाति पर या जनजाति पर जो शोध किया जाता है वो कौन सा है, तो वो आपका बनेगा नृजातिक शोध। ओके, उसके बाद देखते हैं, देखिए ये जो शोध है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो उसकी शुरुआत हेराल्ड गारफिन कैल ने की थी। ओके, ये नाम आपको याद रखना है, या बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें याद भी नहीं रहते, बोलने में भी दिक्कत रहती है ना। तो यहाँ पर देखिए हेराल्ड गारफिन कैल है, उसने ये नृजातिक शोध की शुरुआत की थी। अब देखिए ये जो जहाँ भी आपको ऐसी शोध मिले जहाँ पर जनजाति पर या जाति पर अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में गुणात्मक शोध ही होगा, ये आपको याद रखना। आपने देखा था केस स्टडी के बारे में, तो केस स्टडी जो था, केस स्टडी हमारा कैसा है, वो भी गुणात्मक था। ओके, फिर आपने देखा हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल भी कैसा था, हमारा गुणात्मक शोध था, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने एक और भी देखा था,
वो भी बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं जो गुणात्मक शोध होते हैं जहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं। मैंने आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के बारे में बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं। ओके, क्वालिटी में क्या होता है कि गुण के आधार पर, लक्षणों के आधार पर रिसर्च किया जाता है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हमें जो संख्यात्मक होती है, संख्या के आधार पर माहिती एकत्रित की जाती है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डाटा का एनालिसिस किया जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए गुणात्मक शोध है, ये नृजातिक शोध, ये भी आपको याद रखना है। विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा शोध है जहाँ पर विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए विषय विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है कि जिस जाति पर आप रिसर्च कर रहे हैं उन जाति की कुछ बातों के लिए आपको बातों की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगर उसकी लैंग्वेज आप नहीं जान पाओगे तो उसके बारे में माहिती एकत्रित किस तरीके से करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप किस तरीके से जान पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उस जो भी कल्चर के बारे में आप, जो भी जाति है उनके कल्चर के बारे में आप माहिती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो उसके लिए उसकी जानकारी जिनको होती है वो लोग ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाते हो। ओके, मान लीजिए आप कोई आदिवासी ग्रुप में जाकर आप रिसर्च करना चाहते हैं कि आदिवासी लोग किस तरीके से रहते हैं, उनकी खान पान किस तरीके के हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी रीति रिवाज क्या है, इनके बारे में अगर आपको कोई रिसर्च करना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ के, अब देखिए उनकी लैंग्वेज अलग होगी, हमारी लैंग्वेज अलग होगी, तो ना ही वो आपकी कुछ ऐसे भी, भारत में कुछ ऐसे भी प्लेस है, स्थल है कि जहाँ पर क्या है, जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी अलग है, तो उनकी लैंग्वेज हमें पता नहीं चलती। तो आप उन नृजाति में क्या होता है, वहाँ पर आपको सहभागिता दिखानी होती है, वहाँ पर जाकर उनके साथ रहकर आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उनको विश्वास दिलाना पड़ता है। ओके, अगर उनको पता चल जाए कि आप उन पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च में त्रुटियाँ होने की संभावना रहती है। तो इस ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए आपको क्या करना, उनके साथ रहना होता है, उनको बिना बताए आपको उनके पास क्या करना, उनकी सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। ओके, अगर कुछ ऐसी जानकारी होती है जो आपको उनसे लेनी हो और उनको बताना पड़े कि भाई मैं आप पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो आपको उसे विश्वास दिलाना होता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास छुपी रहेगी, यानी कि हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस तरीके का आपको वहाँ पर क्या करना, उनसे विश्वास दिलाना होगा। ओके, इस तरीके से आपको ये नृजातिक शोध है उसमें रिसर्च किया जाता है, यानी कि वहाँ पर वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर आपको रहकर और आपको उनकी बातें, माहिती, इन्फॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब देखिए और है, एक जाति की दूसरे जाति के साथ तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जाति की दूसरे जाति के साथ क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई आदिवासी लोग पर आपको रिसर्च करना है, तो मान लीजिए आपके वहाँ एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि आपको राजस्थान के जो लोग हैं उन राजस्थान के लोगों के बीच और गुजरात के लोगों के बीच, एक मिनट, राजस्थान के लोगों के बीच और गुजरात के लोगों के बीच आपको क्या करनी, कंपेयर करनी। ओके, थोड़ा सी बाहर से आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा रुक गई थी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आवाज़ कम हो गई है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये राजस्थान है, ये गुजरात है। ओके, तो यहाँ पर राजस्थान में जो आदिवासी लोग होंगे उनमें कुछ डिफरेंस दिखने का, और यहाँ पर गुजरात के जो आदिवासी लोग हैं वहाँ पर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए गुजरात की एक लैंग्वेज है जो स्पेसिफिक लैंग्वेज कही जाती है, गुजराती लैंग्वेज। ओके, जो भारत की सिर्फ गुजराती लोगों को ही
या तो पता होगा तो फिर तो भी उनको सिर्फ यही पता होता है कि केम छो। ओके, तो केम छो का मतलब क्या होता है, कैसे हो, बस यही सभी लोगों को पता होता है, आगे कुछ पता नहीं होता है, इसलिए ये स्पेसिफिक लैंग्वेज है। अब देखिए, यहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, यहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, यहाँ पे खान पान अलग होगा, यहाँ के खान पान अलग होगा। ओके, यहाँ की संस्कृति अलग होगी, यहाँ की संस्कृति अलग होगी। अब ये तो दोनों जो स्टेट है वो पास पास में, इसलिए थोड़ा सा उसमें कॉमन भी हमें दिखने को मिलेगा। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल के और के जो हमारा जो पार्ट है, यानी कि भारत का जो पश्चिम भाग है, वहाँ पर के जो आदिवासी है उसमें और यहाँ पूर्व के जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जाति की दूसरे जाति के साथ क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। ओके, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे देखते हैं कि तुलनात्मक शोध भी कहा जाता है, इसे तुलनात्मक शोध भी कहा जाता है। ओके, मैंने आपको बता दिया जो पूर्व के देश, पूर्व के स्टेट है और पश्चिम के स्टेट है, दोनों के बीच की जो जाति होती है, दोनों जातियों में बहुत ही सारा डिफरेंस हमें दिखने को मिलता है, तो उसकी तुलना हम यहाँ पर कर सकते हैं। अवलोकन यहाँ पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो आपको ऑब्जर्वेशन करके ही डाटा इकट्ठा करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं होता आप उसे क्वेश्चन दे दे और माहिती इंफॉर्मेशन ले ले, ऐसा नहीं, आपको वहाँ पर सहभागिता दिखानी होगी, आपको उसके साथ रहना होगा, उनके साथ रहकर ही आपको क्या ऑब्जर्वेशन कर कर क्या करना पड़ता है, डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। ओके, कार्यकलापों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। मैंने बोला ना अभी कि कार्यकलापों का मतलब क्या है, मान लीजिए को उनके रीति रिवाज है कुछ, तो जो जाति पर आप रिसर्च कर रहे हो उन जाति में शादी ब्याह किस तरीके से होता है, तो उसकी आप ऑब्जर्वेशन करके डाटा इकट्ठा कर सकते हो। या फिर कोई पर्सन मृत्यु हो जाता है, किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर्सन के मृत्यु के बाद की जो विधियाँ होती है वो विधि किस तरीके से वो लोग करते हैं, उसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। ऑब्जर्वेशन करके ही आप क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, तभी जाकर आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, घटते समय विषय विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, घट नहीं लेकिन घटते समय। ओके, घटना घटते समय क्या किया जाता है, घटना घटते समय आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आपको वो जाति के जो लैंग्वेज है वो आप जानते नहीं हैं। ओके, आप उनसे अलग होते हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ की जाति के कोई एक पर्सन को आप उसका सहारा ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, और उसे अगर वो इंसान आपकी लैंग्वेज को जानता है तो फिर आपके लिए बेटर होता है। तो आप वहाँ पर जाकर उसकी मदद से सारी डाटा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि हमारे जो भारत के, मान लीजिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। ओके, भारत के जो प्रधानमंत्री है, यहाँ पर क्यों लिखने है, ओके चलिए, भारत के जो प्रधानमंत्री है, तो मान लीजिए हमारे भारत की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। ओके, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो दूसरे देश में गए, यानी कि मान लीजिए कि स्पेन में गए। ओके, तो स्पेन की जो लैंग्वेज होगी, स्पेन में जो लैंग्वेज चल रही है, तो वहाँ की लैंग्वेज में अगर उसके वहाँ के जो भी राष्ट्र प्रमुख होगी, जो भी होंगे, तो वहाँ के जो लोग स्पेन की भाषा में अगर बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री को तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो उस लैंग्वेज को जानते ही नहीं, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज, एक दूसरे की लैंग्वेज को जानना ज़रूरी होता है। आज मैं गुजरात की हूँ, तो मेरी लैंग्वेज गुजराती है। ओके, और यहाँ पर हमारे भारत में भी दो पार्ट है, जो उत्तर भारत है उसमें हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। ओके, वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि हमारा जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी चलती है। ओके,
तो इंग्लिश जाननी यहाँ पर दक्षिण भारत का मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ बहुत सारे कुछ ऐसे हमारे ट्रेनिंग में जो तज्ञ आते हैं आउट स्टेट के आते हैं, तो वो लोग हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी तो लैंग्वेज गुजराती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती समझ पाते, हिंदी भी समझ पाते, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी होती है, लेकिन हम इतना इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी गुजराती लैंग्वेज को देते हैं, ओके। उसके बाद हम हिंदी को देते हैं और लास्ट में हम इंग्लिश को देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते, जो लोग सिर्फ गुजराती और हिंदी जानते, हिंदी में तो कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि हमारी जो मूवी फिल्में बनती है वो हिंदी लैंग्वेज में बनती है, तो हम थोड़ा सा हिंदी में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होगी वो इम्पॉसिबल होगी, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो घटना घटती है उस समय आपको विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को ले जाएंगे जो भारत की लैंग्वेज भी जानता हो और स्पेन की लैंग्वेज भी जानता हो, और उसे वहाँ पर जाकर ले जाएंगे और उन जो सामने वाला पर्सन जो स्पेन की भाषा में बोलता है उसका ट्रांसलेट करके प्रधानमंत्री को बताएंगे, और प्रधानमंत्री जो हिंदी में बोल रहे हैं या तो फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसका ट्रांसलेट करके सामने वाले को बताएंगे। तो ये क्या हुआ, जो पर्सन हम ले गए थे, प्रधानमंत्री जी जो पर्सन को ले गए थे, वो पर्सन क्या हो गया, अभी विषय विशेषज्ञ हो गए, यानी कि उसे दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और सामने वाले की स्पेनिश जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो भी उसे आती है। तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, विषय विशेषज्ञ का काम करेगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निर्जातिक शोध क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हम आगे जो टेलीग्राम में क्विज सेशन रखते हैं उसमें इसके अकॉर्डिंग हम इसके रिलेटेड बहुत सारे क्विज रखेंगे, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं प्रघटना शास्त्रीय शोध, जिसे हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च किसे कहते हैं, ये ऐतिहासिक शोध का भाग है। क्या है, ऐतिहासिक शोध का भाग है। यानी कि देखिए यहाँ पर प्रघटना वर्ड दिया हुआ है, तो प्रघटना का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब प्रधन घटना, ओके, प्रधन घटना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्र का मतलब होता है पहले, और घटना का मतलब क्या होता है, घटित हो चुकी घटना, ओके। ये प्र का मतलब होगा पहले घटित हो चुकी, ओके, और घटना का मतलब घटना, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले से जो घटना घट चुकी है उस घटना को हम प्रघटना शास्त्रीय शोध कहते थे। यहाँ पर फेनोमेनोलॉजिकल में क्या होता है, घटना पहले की हो, नए चश्मे या नए दृष्टिकोण से उसे देखने की शोध है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, जो घटना पहले घट चुकी है उस घटना को नए तरीके से हमारे नई सोच के आधार पर उसे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और ये जो शोध होती है वो कैसी होती है, गुणात्मक शोध होती है, ओके। तो ये था हमारे जो सारी शोध थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी एक शोध बाकी रह गई है, वो है हमारी सहसंबंधात्मक शोध, ओके। उसके बारे में देख लेते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सहसंबंधात्मक शोध को क्या बोलते हैं, को रिलेशन रिसर्च कहते हैं, ओके। देखिए को रिलेशन रिसर्च है, उसमें क्या होता है कि दो चरों के बीच के ये जो रिसर्च होता है वो दो चरों के बीच होता है। देखिए कोई भी रिसर्च होता है तो उन रिसर्च में दो चर तो कम से कम दो चर तो होंगे ही होंगे, ओके। कम से कम कितने चर होंगे, कम से कम दो चर तो होंगे ही होंगे, ओके। बिना चरों के कभी कोई भी रिसर्च नहीं होता है, वो चाहे गुणात्मक रिसर्च हो या फिर मात्रात्मक रिसर्च हो, कोई भी रिसर्च हो, लेकिन बिना चरों के कोई भी रिसर्च नहीं होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी, ओके। तो यहाँ पर क्या होती है, सहसंबंधात्मक में दो चरों के बीच ये रिसर्च होता है। पहला चर जो यहाँ पर चर होगा, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए पहला चर जो होता है वो दूसरे चर पर, वो दूसरा चर जो है वो पहले मान लीजिए ये एक चर है और ये एक चर, इस चर की इफेक्ट यहाँ पर हमें देखनी है, यानी कि इसकी इफेक्ट अगर देखनी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। और
इस पर इफेक्ट हो रही ना, जिस पर इस इफेक्ट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आधारित चर कहेंगे। क्या कहेंगे? आधारित चर। अब देखिए आधारित चर है जिसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए ये स्वतंत्र चर की आधारित चर पर या फिर आधारित चर की स्वतंत्र चर पर, यानी कि कोई एक चर की दूसरे चर पर और दूसरे चर की पहले चर पर जो जिस सीमा तक प्रभाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सहसंबंधात्मक रिसर्च कहते हैं। ओके, देखिए इसका प्रतिपादन किसने किया है, इसके अकॉर्डिंग एक बार इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सहसंबंधात्मक शोध का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो क्रॉनबेक को माना जाता है कि, और कभी कभी गिलफर्ड को भी माना जाता है। तो हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं। अगर आपके क्वेश्चन में अगर आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है और उस ऑप्शन में आपको क्रॉनबेक और गिलफर्ड दोनों ही मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले टिक लगाना है क्रॉनबेक से। ओके, अगर आपको एक क्रॉनबेक अकेले ही लिखा हुआ है तो क्रॉनबेक को हम टिक करेंगे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है क्रॉनबेक नहीं दिया होता है और गिलफर्ड अकेला दिया होता है, तो आपको टिक लगाना है गिलफर्ड पर। ओके, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हम किस पर टिक लगाएंगे, क्रॉनबेक पर। ओके, अगर क्रॉनबेक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब जाकर हम क्या करेंगे, गिलफर्ड पर टिक लगाएंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक शोध में इसका जो सहसंबंधात्मक शोध है उसका काफ़ी महत्व है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक शोध होती है, जो शैक्षिक जो टीचिंग लेवल पर रिसर्च किया जाता है, उन सभी रिसर्च में जो सहसंबंधात्मक शोध होती है उसका वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। क्रॉनबेक और गिलफर्ड के अनुसार सहसंबंधात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में जोड़तोड़ सीधे न करके चयन प्रक्रिया द्वारा करता है तथा वह एक स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन करता है कि कहाँ तक चर में किया गया जोड़तोड़ दूसरे चर में जोड़तोड़ से संबंधित। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो चर होते हैं उन चरों के बीच जोड़ तोड़ की प्रक्रिया होती है। अब देखिए आपने देखा था आगे मैंने चर के नियंत्रण की दृष्टि से आपको जब रिसर्च के प्रकार बताए उसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बताया था। कोई तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक शोध के बारे में बताया, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चरों के बीच कौन सा शोध है जिसमें चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है, ओके, तो हमें लगाना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही लगाना है। यहाँ पर भी चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जो चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है वो सीधा ही किया जाता है, सीधे ही उसमें क्या किया जाता है, जोड़ तोड़ किया जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर हम आगे देखेंगे आपको। ओके, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर सीधे यहाँ पर आप जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा, चुनकर आपको क्या करना है, जोड़ तोड़ करना है चरों में। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर बस यही डिफरेंट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और जो कोरिलेशन रिसर्च है उसके बीच में। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के आधार पर हम अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर कोई शोध करता है वो बच्चों में जो समस्या समाधान क्षमता, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उन एबिलिटी और बुद्धि, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस ओके, तो देखिए ये इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बीच क्या सहसंबंध है उसके बारे में अगर आपको कोई शोध करता है, वो जानना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो चर बन गए। एक क्या बना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बन गई और दूसरा चर क्या बना, हमारा इंटेलिजेंस बना। अब ये दोनों चर हैं, उन दोनों चरों के बीच के संबंध को हमें जानना है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो प्रेक्षक होता है, जो रिसर्चर होता है, वो क्या करेंगे, किसी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करके भिन्न भिन्न बुद्धि स्तरों के व्यक्तियों का चयन करेगा। यानी कि जो इंटेलिजेंस स्केल होती है,
इंटेलिजेंस स्केल होती है, उस स्केल का यूज़ करके वो क्या करेगी, अलग अलग बुद्धि के लोग, यानी कि जो सेम उम्र के, मान लीजिए 5 साल की उम्र के जो लोग बच्चे लिए जाते हैं, तो उसकी जो आईक्यू लेवल वाले लेंगे, तो वो मान लीजिए वो 90 आईक्यू लेवल वाले बच्चों को लेंगे। फिर 6 इयर्स के जो लोग होंगे उसमें वो क्या करेंगे, वो 100 आईक्यू लेवल वाले लोगों को पसंद करें। इस तरीके से उम्र और बुद्धि में जो लोग समान हैं, जो यहाँ पर क्या होगा, बुद्धि यहाँ पर भिन्न भिन्न उन्होंने क्या किया, जो रिसर्चर है उसने क्या किया, अलग अलग बुद्धि की लोगों को लिया। यहाँ पर 90 बुद्धि वाले थे, यहाँ पर 100 आईक्यू वाले थे, फिर वो 110 आईक्यू वाले लेंगे। इस तरीके से वो अलग अलग बुद्धि स्तरों के व्यक्तियों का क्या करेगा, चयन करेगा, और बुद्धि में इस तरीके से वो क्या करेगा, जोड़ तोड़ करेगा। अपनी अपनी इच्छा से वो किसी भी लोग को ले सकेगा। ओके, 90 भी ले सकेगा, 100 भी ले सकेगा, 110 भी ले सकेगा। इस तरीके से अलग अलग बुद्धि स्तर के लोगों को वो ले सकेगा। और फिर क्या करेगा, वहाँ पर वो चयन करके उसमें जोड़ तोड़ करके वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा। ओके, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और बुद्धि के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो वहाँ पर डिसाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पर उसने सबसे पहले 90 आईक्यू वाले लोगों के लिए लिया, तो उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता होती है वो कितनी होती है। ओके, 90 जो आईक्यू है, थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पर उसने लिया 90 आईक्यू वाले लोगों को लिया, तो 90 जिनके भी 90 आईक्यू है, यानी कि 90 इंटेलिजेंस जो आईक्यू है उसका, सॉरी आईक्यू है, उन आईक्यू वाले को लिया। और फिर उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है उसके बारे में जानेगा कि ये जो आईक्यू वाले लोग हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी कितनी है, ये जानेगा। फिर वो क्या करेगा, 100 आईक्यू वाले भी ले सकेगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, 100 आईक्यू वाले लोगों को लेगा, और फिर वो देखेगा कि ये 100 आईक्यू वाले लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो कितनी है। उसके बाद वो क्या करेगा, 110 वाले भी लेगा, और फिर देखेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की इसमें एबिलिटी कितनी है। तो इस तरीके से वो सहसंबंध डिसाइड करेगा कि ये जो आईक्यू वाले लोग हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता इतनी है, ज़्यादा है, कम है, ये सारी बातें वो रिलेशनशिप वो यहाँ पर डिसाइड करेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, जोड़ तोड़ में सीधे जोड़ तोड़ ना करते, चरों में ये जो चर होते हैं ना, ये जो चर है उन चरों में सीधे जोड़ तोड़ नहीं करके वो क्या करता है, अपनी पसंद से अपनी तरफ से चयन करके उसको चुनकर क्या करता है, रिसर्च करता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यही एक ही सिर्फ डिफरेंस है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रयोगकर्ता होता है वो रिसर्चर होता है, वो खुद से वहाँ पर आईक्यू को वो सिलेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, सीधे ही उसमें जोड़ तोड़ कर देता है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट रहता है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो शोध के प्रकार के बारे में थे। तो मैंने सारे शोध के प्रकार के बारे में आपको बता दिया। अब अगर कोई रिसर्च बाकी भी रहता है तो मैं आगे कुछ देख लूँगी, अगर रह जाता है तो मैं बीच में ही आपको कहीं भी समझा दूँगी। ओके, तो ये थे हमारे जितने भी मेरे ध्यान में जितने भी रिसर्च थे मैंने आपको बता दिए। कोई आई थिंक कोई रिसर्च बाकी नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी अगर रह जाता है तो मैं क्वेश्चन देख लूँगी आगे के, और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई रिसर्च अगर बाकी रहता है तो समझा दूंगी। ओके, तो आपने आज हमने क्या देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, प्रयोजक की दृष्टि से मैंने आपको शोध के प्रकार 2 बताए, व्यक्तिगत शोध, समूह शोध। व्यक्तिगत में व्यक्ति अकेला ही रिसर्च करता है, समूह में क्या करता है, वो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर यहाँ पर रिसर्च करते हैं। ओके,
उसके बाद देखते हैं नृजातिक शोध में क्या होता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके रिसर्च किया जाता है और यहाँ पर किसी जनजाति जाति पर आदिवासी पर यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? हेराल्ड गारफिंकेल ने की थी। ये गुणात्मक शोध है। यहाँ पर विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है और एक जाति की दूसरे जाति के साथ तुलना की जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तुलनात्मक शोध भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर किसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है? तो जो जनजाति है जाति है उसके कार्यकलापों क्रियाकलापों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर घटना घटते समय विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। ओके। उसके बाद हमने देखा प्रघटना शास्त्रीय शोध के बारे में देखा। तो प्रघटना शास्त्रीय शोध जिसे हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, यहाँ पर ये जो है वो ऐतिहासिक शोध का भाग है। प्रघटना शास्त्रीय शोध में क्या होता है? पहले से घटना घट चुकी होती है और उसके बाद में आपको क्या किया जाता है? आप रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पहले घटना, यहाँ पर दो बातें बनती है। अगर आप कहेंगे तो ऐतिहासिक रिसर्च में भी इसी तरीके का होता है ना, तो हाँ बिल्कुल भी दोनों में एक ही सेम चीज़ ये है कि घटना पहले से घट चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भी घटना घट चुकी है उसे हमें नए चश्मे यानी कि नए दृष्टिकोण के रूप में उसे देखने की कोशिश करनी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो किस लिए हुआ था और उसके रीज़न क्या थे, और इस तरीके की सिचुएशन अगर भविष्य में हो सकती है। हल्दी घाटी का युद्ध तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो युद्ध के जो रीज़न थे उसी रीजन से अगर कोई और घटना घटती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इस तरीके से आप नए चश्मे नए दृष्टिकोण से इसे देखने की कोशिश फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में करते हैं। ये गुणात्मक शोध है। ओके। उसके बाद हमने देखा सहसंबंधात्मक शोध के बारे में। सहसंबंधात्मक शोध को कोरिलेशन रिसर्च कहते हैं, जहाँ पर दो चरों के बीच के संबंध को यहाँ पर क्या किया जाता है? संबंधों पर रिसर्च किया जाता है। ओके। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और सहसंबंधात्मक रिसर्च दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों में चरों में जोड़-तोड़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल में जो चरों में जोड़-तोड़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल में जो चरों में जोड़-तोड़ किया जाता है उसमें क्या किया जाता है? सीधे ही चरों में जोड़-तोड़ किया जाता है। यानी कि यहाँ पर रिसर्चर कोई अपनी तरीके से किसी चर को चुनता नहीं है और उसमें ऐसा चरों को चुनकर वो क्या करते हैं? जोड़-तोड़ नहीं करता है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर सहसंबंधात्मक क्या होता है? उसमें दो चरों के मध्य अगर रिसर्चर खुद अपनी पसंदगी से उसे चरों में जोड़-तोड़ करता है। बस यही डिफरेंट है एक्सपेरिमेंटल और सहसंबंधात्मक में। तो आपको अगर क्वेश्चन यहाँ से कन्फ्यूज़न वाला ही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दो चरों के मध्य में जो संबंध होता है उन संबंध के बारे में ऐसा कौन सा चर है जिसमें जोड़ तोड़ सीधे नहीं किया जाता है? तो सीधे अगर नहीं किया जाता है तो उसका मतलब आपका आंसर होगा सहसंबंधात्मक यानी कि कोरिलेशन। ओके। और सीधे अगर किया जाता है, अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जहाँ पर सीधे ही चरों के बीच जोड़ तोड़ किया जाता है, तो यहाँ उस पर हमारा आंसर बनेगा एक्सपेरिमेंटल। अब तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जहाँ पर चरों में जोड़-तोड़ करने के लिए उसे उसका चयन किया जाता है, यानी कि रिसर्चर उसको चुनता है, तो उसमें हमारा आंसर बनेगा कोरिलेशन रिसर्च। ओके। कोरिलेशन रिसर्च। तो इस तरीके से दोस्तों ये थे शोध के सारे प्रकार, और सारे प्रकारों को मैंने आपको डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है। वो कि आपको रिसर्च के सारे प्रकार अब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके। और अब कल से हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा रिसर्च के बारे में, तो उसके बारे में रिसर्च की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।